से आपका जुड़ाव कैसे? सच बताऊं तो मुझे भी याद नहीं है कि कैसे जुड़ाव हुआ। नहीं, 68 या 69 की बात है। एक संस्था थी यहाँ अरंग, राधेश्याम तिवारी जी, स्वर्गीय राधेश्याम तिवारी जी यहाँ के रंगमंच के प्रमुख निर्देशक हुआ करते थे और ये संस्था प्रमुख हुआ करती थी। इसी संस्था में सतीश आनंद भी एक्टर थे और उस संस्था से मेरा पहला नाटक 69 में कूड़े का पीपा, ये एक नाटक था जो एक बाल कलाकार की तरह मुझे लिया गया और मैंने उसको किया। क्योंकि उसके बाद कालांतर में 71 में कला संगम में आ गए हम लोग। मेरी माता जी मुख्यतः बिहार की पहली अभिनेत्री संभवतः उन कुछ चुनिंदा अभिनेत्रियों में थी जो बिहार रंगमंच पर आईं, जिसका उलाहना उनको बहुत तरह से सुनना पड़ा। लेकिन हम लोग तो रुझान के बारे में तो ये पता नहीं, लेकिन हमारी शामें मतलब अधिकतर शामें हमारी ज़िंदगी की, मेरे पूरे परिवार की, मैं, मेरी माँ नवनीत शर्मा, मेरे पिताजी श्याम शर्मा, मेरी छोटी बहन पल्लवी और शैली, ये सारे रंगमंच के क्षेत्र से इस कदर जुड़े हुए थे कि अलग कर पाना मुश्किल था। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि माँ ने जब अभिनय शुरू किया तो हम बच्चे घर में अकेले कहाँ रहते, तो हम लोग साथ में रिहर्सल में जाते थे। तो खेल, बच्चे खेलने के लिए आतुर होते हैं, लेकिन हमने सच बताऊं तो कभी खेल देखा ही नहीं। हमने देखा तो सिर्फ रिहर्सल्स, 5 साल की अवस्था से रिहर्सल ही देखा, तो ये पता ही नहीं चला कि रुझान कब हुआ। और एक समय था कि पढ़ाई और पढ़ाई के बाद थिएटर, और इसके अलावा कुछ सोचा नहीं। ये बात 69 से शुरू होती है। उसके बाद 70-72 में कला संगम से अंधा युग नाटक हुआ था, जिसमें पद्मश्री हरि उपल जी ने उल्लू कौआ का एक सीक्वेंस था डांस का, एज ए बाल कलाकार उसमें अभिनय किया। क्योंकि माँ रंगमंच करने लगी, करती रही, तो हम लोगों का भी रुझान उधर ही की तरफ रहा। और बाद में 76 में तुगलक के बाद कला संगम ने तुगलक किया, जिसमें मेरी माँ ने सौतेली माँ का किरदार किया था सतीश आनंद जी के ग्रुप से। तो उसमें भी रिहर्सल में, क्योंकि बच्चों के रोल हर नाटक में तो होते नहीं, लेकिन फिर भी एक एक डायलॉग मुझे याद है, वो माहौल। और तुगलक वो पहला नाटक था जिसमें तमाम आज के दिग्गज कलाकार जिनकी एंट्री रंगमंच पर हुई, परवेज अख्तर साहब, विनीत कुमार, किरण कांत वर्मा, और ऐसे अनेकों नाम हैं, अजय सिन्हा, श्रीराम पांडे जी, और तमाम बड़े कलाकार, शायद जावेद अख्तर खान भी थे उसमें। तो ये इन लोगों का ये शुरुआती नाटक था कला संगम से, और मैं बच्चे की तरह उसमें जाता था। और मुझे याद है कि नाश्ता वगैरह लाने विनीत कुमार जी के साइकिल पर बैठ के जाना, और नाश्ते के लिए और इसके लिए मैं उन लोगों के साथ ही खेलता बड़ा था। तो वो कैसे बोलते हैं, कैसे करते हैं, सतीश अंकल कैसे बोलते हैं, तो ये देखते देखते ये रच बस सा गया। किंचित कारणवश 76-77 में हम लोगों ने बिहार आर्ट थिएटर ज्वाइन कर लिया। इससे पहले मैं बता दूं कि मैं जब अरंग में कर रहा था तो पिताजी मेरे, क्योंकि वो विजुअल आर्ट के फील्ड से थे, लेकिन मंच निर्माण, मंच डिज़ाइन, वो सारा कुछ उनका रहता था। पिताजी उस तरफ से, माँ अभिनय के उसमें, दोनों छोटी बच्ची उसमें। आषाढ़ का एक दिन भी कला संगम से हुआ था, जिसमें मेरी माँ ने मल्लिका किया था और हिरण शावक को छोटी बच्ची
मेरी छोटी बहन थी। तो पूरा का पूरा माहौल ही वैसा था। फिर जब हम लोगों ने बिहार आर्ट थिएटर काकू के यहाँ, अनिलदा के यहाँ ज्वाइन किया, तो उसके बाद तो ये लगभग हफ्ते में 5 दिन का फिनोमेनन हो गया हमारी ज़िंदगी के साथ। लगातार 3 साल मुझे याद है काबुलीवाला और मिनी के, जिसमें मिनी मेरी छोटी बहन पल्लवी शर्मा करती थी, तो करीब 300 शो, मतलब हफ्ते में 5 दिन पूरे 3 साल चला वो नाटक। और टिकटेड शो, बच्चे बस भर भर के आते थे। और कालिदास संग्रहालय भी सिर्फ एक छप्पर मंच पर और कुछ नहीं, उस तरह का माहौल था। लेकिन एक काम करने की जिजीविषा गजब थी सारे लोगों की, सारे पुराने लोगों के साथ। तो 76 से मेरे ख्याल से 80-82 तक, 82 तक मैं 10th में आ गया था। उस समय 10th में आने के बाद अरविंद रंजन दास जी की संस्था थी अंतरंग, तो मैं उसके साथ जुड़ गया। बीएन कॉलेज में मेरा एडमिशन अभिनय के बूते ही हुआ, और वहाँ जाके मेरी मुलाकात एक नाटक था अप्रासंगिक, जिसको प्रोफेसर एन पांडे, जो फिजिक्स के हमारे प्रोफेसर थे, उन्होंने निर्देशित किया था। और पटना यूनिवर्सिटी की टीम को जेएनयू जाना था परफॉर्म करने के लिए, एक कंपटीशन था। वहाँ मेरी मुलाकात संजय उपाध्याय जी, अशोक तिवारी जी और तमाम उस समय के आज रंगमंच के अच्छे अच्छे नाम हैं, इन सबों के संपर्क में मैं उन कॉलेज के दिनों से आया। और उसके बाद तो सिलसिला चलता रहा। जब हम लोग एक टाइम था कि रुड़की के यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी फेस्टिवल में पटना यूनिवर्सिटी 52 यूनिवर्सिटीज़ में चैम्पियन यूनिवर्सिटी था। उस समय चर्चित आज के विश्वविख्यात पेंटर सुबोध गुप्ता उस टीम में थे, विमेंस कॉलेज की टीम थी, और डॉक्टर शंकर प्रसाद के नेतृत्व में हम लोग गए थे। और उसमें हमारा नाटक बेस्ट नाटक हुआ था, जिसके निर्देशक संजय उपाध्याय थे। मैं बेस्ट एक्टर था संजय भैया के प्ले में जनता पागल हो गई और जंगी राम की हवेली। तो ये सारे चीज़ें चलती रहीं, और इस बीच मैंने खुद निर्देशन का काम शुरू किया कॉलेज के स्तर पर। मैं यार बोलने तो दो और तमाम सिंहासन खाली है, ये 2-3 नाटक डायरेक्ट किए। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मैं एक्टर हूँ, मुझे एक्टर ही रहना चाहिए। 82, 83, 84 के 82, 83 के बाद क्योंकि वो दौर ये था कि मीडिया का इतना ज़्यादा फैलाव नहीं था। नाटक करना, सिनेमा करना तो बहुत दूर की बात है, ये बहुत दुरूह कार्य था। और हम एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। पिताजी पटना फाइन आर्ट्स कॉलेज में पढ़ाते थे, माँ भी स्कूल में पढ़ाती थी। तो इन परिस्थितियों में शाम की शाम हम लोग थिएटर करने वाले लोग थे। लगातार 6, 7, 8 साल कालिदास संग्रहालय बिहार आर्ट थिएटर में जम के हम लोगों ने नाटक किया, डिप्लोमा किया। और 10th पास करते करते मैं डिप्लोमा होल्डर भी हो गया वहाँ। यूनेस्को का एक जो ड्रामा का कोर्स चलता है वहाँ भी। उसके बाद जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया, जब मुझे रोल्स मिलने लगे, मैं बच्चा नहीं रहा, तो मेरे पंख खुले। और उसके बाद 1-2 साल हम लोगों ने जम के खूब नाटक किए अंतरंग के साथ, और बिहार आर्ट थिएटर के साथ तो कर ही रहा था। फिर मेरी माता जी निर्देशिका हो गई। उनके डायरेक्शन में हम लोगों ने कई सारे प्लेस किए। टीम की तलवार, मारा जाई खुसरो, इसमें नूर फातिमा जी भी थी और भी लोग थे। बड़ा अच्छा माहौल था। और उस समय माहौल में बड़ा अजीब था। दर्शकों में मुझे याद है 70-72 के दशक में दर्शकों में बाबा नागार्जुन होते थे, उनकी गोद में मैं खेला। फणीश्वर नाथ रेणु जी होते थे। IMA हॉल में आषाढ़ का एक दिन का शो था, मुझे याद है। बहुत छोटा था लेकिन फिर भी स्मृति है अपनी। तो इस तरह बहुत अच्छे दिन कटे और लगातार थिएटर करता रहा। फिर दौर आया करियर सेटलमेंट का। तो
आर्किटेक्चर में मेरा एडमिशन गुजरात में हो गया और मैं फिर पटना से चला गया। और जाने के बाद लेकिन वहाँ भी गुजराती प्लेस मैंने 2-3 किए और फिर उसके बाद तकरीबन 14 साल मैं पटना से बाहर रहा। पढ़ाई की, फिर दिल्ली में 6-7 साल काम किया और फिर जब वापस पटना आया तो 2000 में संजय भैया का ग्रुप है, संजय उपाध्याय जी का निर्माण कला मंच, उससे जुड़ाव हुआ। हालांकि माँ मेरी बाल रंगमंच में सक्रिय थी और वो कर रही थी लगातार काम, और मैं निर्माण कला मंच से जुड़ा और उसके बाद लगातार उनके कई प्रोडक्शंस में काम करने का मौका मिला। देश भर के फेस्टिवल्स में घूमने का, जाने का, परफॉर्म करने का। फिर एक दौर है कि 2012 में ये फिल्म का एक कुछ ऐसा मौका मिला और उसके बाद वो चली और करीब पिछले 8, 10, 12 सालों में 15-16 बॉलीवुड की का काम मुझे मिला और मैं करता रहा। लेकिन थिएटर, रंगकर्म अभी भी पैशन। रुझान कब से हुआ सच बताऊं मुझे याद भी नहीं है। हालांकि मुझे याद भी नहीं था तब से ये रुझान मेरे साथ चल रहा है और संभवतः आखिरी दिनों तक भी चलेगा। आपके रंगमंची जीवन की एक यादगार घटना? मेरे जीवन की घटनाओं में मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित वो घटना करती है जब मेरी माँ बिहारा थिएटर में शुरू में गई तो देखा कि एक लेडी है, एक अभिनेत्री हैं, वो रो रही हैं ज़ोर ज़ोर से। तो वो से पूछा गया कि आप क्यों रो रही हैं? बताया कि मेरे कल शो है और मेरी सास का डेथ हो गया है और मुझे जाना है, नहीं तो घर वाले मुझे, वो नहीं, बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री थी उस समय रंगमंच की। तो 24 घंटे कल शो था। तो मेरी माँ को उन्होंने कहा, वो मैं बच्चा था देख रहा था, मेरी माँ को उन्होंने कहा कि अगर भाभी आप कर देंगी ये तो मैं जा पाऊँगी। काकू ने, अनिल दा ने पूछा, माँ ने हाँ बोल दिया और फिर वो शो मैंने जो देखा तो मैं हतप्रभ रह गया कि 24 घंटे में, और वो 24 घंटे माँ ने घर में किस तरह से प्रिपेयर किया अपने आप को, खाना बनाते, उठते बैठते, हम लोग डायलॉग बोल रहे हैं। तो वो एक घटना मुझे आज भी वो होती है, स्मरण में आती है। माँ हमारे बीच नहीं है, गत 3 दिसंबर को वो परलोक सिधार गई, लेकिन वो डायलिसिस की पेशेंट थी। और ये भी एक दूसरी घटना है जो मुझे बहुत वो करती है। अपने अंतिम दिनों में से 1-2 महीने पहले ही वो विकलांग बच्चों के लिए काम करती थी, जेएम इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग के लिए। तो कोई आपदा प्रबंधन का काम था, उन बच्चों के साथ वो लगातार थिएटर करती रही। मुझे याद है परमा कैट लगता है डायलिसिस के लिए यहाँ पर, इतने कष्ट में, इतने पेन में, वो कहीं नहीं मैं रिहर्सल में जाऊंगी। हम लेके गए, उन्होंने 3 दिन लगातार बच्चों के साथ रिहर्सल किया, व्हीलचेयर पर बैठ के कराया। इससे ज़्यादा समर्पण और ऐसी घटना वो अविस्मरणीय है और अभी भी रोंगटे खड़ी कर देती है। आपके द्वारा किए गए या देखे गए नाटक या मंचन ने आपको प्रभावित? मुझे मेरे अपने कामों की बात करें तो सारे काम मुझे बहुत पसंद हैं, लेकिन मैंने सच में जो मुझे बहुत आनंद आया वो संजय उपाध्याय जी द्वारा निर्देशित मेरा एकल अभिनय का वो था, एक था चिराग, जिसमें जयप्रकाश नारायण जी के ऊपर लिखी गई कविताएं और उनकी खुद की लिखी हुई कविताओं का पूरा रिसाइटेशन था। और वो एक नाट्य प्रस्तुति थी, वो अद्भुत था, जिसको करके बहुत आंतरिक सुख मिला और अभी भी इच्छा है कि उस शो को मैं फिर करूँ। रंगमंच के क्षेत्र में आपके आदर्श था? हालांकि मुझे
निर्देशक मतलब एक्टर्स से ज़्यादा डायरेक्टर्स मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे, क्योंकि मैं अभिनेता था, लेकिन मुझे लगता था कि फलाना किरदार मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, जो भी है। लेकिन निर्देशन ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि मैं करने में सक्षम अपने आप को नहीं। तो नाम लेने की बात है कि किनसे प्रभावित हुई, तो डेफिनेटली अगर निर्देशन की बात करें तो मैंने जिनके साथ काम किया, संजय उपाध्याय जी का नाम लेने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि संजय भैया के डायरेक्शन में काम करने में वो जो सुख मिलता है वो अलौकिक है, और वो आदर्श भी रहे हैं हम लोगों के, और हम लोग साथ काम करते भी रहे हैं। आपके मुताबिक समाज में रंगमंच की क्या उपयोगिता है? क्यों जरूरी है रंगमंच? क्या करता है? सबसे पहले तो रंगमंच की आवश्यकता बालपन से ही, स्कूली शिक्षा से ही होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एक उत्तम नागरिक बनने के लिए रंगमंच से जुड़ाव बहुत ज़रूरी है। रंगमंच से जुड़ना वो प्रतीक है कि आपने एक धारा, अगर रंगमंच से आपका सरोकार है तो 99% आप किसी गलत राह पर नहीं जाएंगे, इस बात की गारंटी रंगमंच देता है। अगर आप रंगमंच के साथ हैं, या रंगमंच के प्रति आपका रुझान भी है, अगर आप न करते हो लेकिन आपका रुझान भी है, तो भावनात्मक स्तर पर और भारत के नागरिक के तौर पर आप एक अच्छे नागरिक ज़रूर बनेंगे। आप कोई गलत काम में लिप्त हो ही नहीं सकते, क्योंकि कला ऐसी विधा ही है, और उसमें भी रंगकर्म। और इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारी बातें जो हम सोचते हैं, कवि अपनी बात कविताएं लिखकर एक्सप्रेस कर देता है, पेंटर अपनी बात पेंट करके एक्सप्रेस कर देता है, लेकिन हम जब अपनी बात एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हमें एक एक्टर की तरह बिहेव करना होता है, ताकि हमारी बात बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से सामने वाले तक पहुँचे, अंदर तक जाए। किसी साक्षात्कार में, इंटरव्यू में मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, जब उन्होंने नाटक ज्वाइन किया तो संभवतः हकलाते थे या क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन 4-5 साल काम करने के बाद अब वो प्रखर वक्ता हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं और प्रेजेंटेबल हैं। तो आदमी को अपने को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए रंगमंच मेरे हिसाब से बहुत आवश्यक है। तो एक रंगकर्मी में किन गुणों का होना अनिवार्य? आदमी को पढ़ने की आदत होनी चाहिए, सुनने की आदत होनी चाहिए। ही शुड बी ए गुड लिसनर। उसको सुनने की कैपेसिटी उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और तीसरा, ऑब्जर्वेशन, चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। और जो सबसे बड़ा गुण मुझे लगता है कि वो एक अभिनेता के लिए या एक किसी भी रंगकर्म के लिए एक संवेदनशीलता की जो ज़रूरत है। हर चीज़ें जो हमारे आसपास घट रही हैं, हम उसको अपने नज़रिए से देखते हैं। उसमें बेशक वो चीज़ें आम आदमी को शायद इफ़ेक्ट न करें। वो कुत्ता जो मेरे दरवाजे के बाहर बैठा है, मैं जाऊंगा, वो उठ खड़ा होगा, वो किसी के लिए कोई एक आम चीज़ें हैं, लेकिन उस उठ खड़े होने में जो भाव है वो एक रंगकर्मी कलाकार ही बता सकता है। उसके जेस्चर, पोस्चर, मूवमेंट, उसका पूंछ हिलाना, सब कुछ। और मैं पेशे में भी ऐसे हूँ कि हमें भी ऑब्जर्वेंट रहना पड़ता है। हम बिल्डिंग्स डिज़ाइन करते हैं, इंटीरियर्स डिज़ाइन करते हैं, ये सारा काम करते हैं, सेट डिज़ाइन करते हैं, ये सारा कुछ करते हैं। तो ये हमारे पास, हम भी अपने पास स्टॉक रखते हैं, जैसे एक एक्टर भी अपने पास स्टॉक रखता है। आम उठते बैठते, चलते फिरते, समाज में इंटरैक्ट करते करते कुछ किरदार वो लेता है, और जहाँ मौका मिलता है उसको यूज़ करने का, वहाँ हम उसको खर्च करते हैं। और इसीलिए किसी ने कहा है कि
एक्टर को बहुत संभल के खर्च करना चाहिए अपने स्टॉक को, नहीं तो वो पुराना हो जाएगा। जब आप खाली हो जाएंगे तो आप शायद आपके पास स्टॉक नहीं बचेगा। इसलिए मौलिक होने के लिए ज़रूरी है अपने आप को, अपनी कला विधा को, अपने अभिनय को बहुत हिसाब से खर्च करें, उपयोगी तौर पर खर्च करें, ज़्यादा खर्च न करें। तो ये लगता है कि ऑब्जर्वेंट होना और कम खर्च की प्रवृत्ति भी, कम खर्च मतलब चोरी नहीं, जो जेन्युइन खर्च है वो अपने आप के अंदर जो आपने स्टॉक कलेक्ट किया है उसका जेन्युइन खर्च होना चाहिए, जो ज़्यादा लोगों को सटीक और इफेक्टिव लगे। अलग अलग नाटकों में, अलग अलग प्रदर्शन में, अलग अलग शो में। तो आपने जब शुरू किया था और अब इन दोनों समयों के रंगमंच में क्या अंतर देखते हैं? ये बड़ा क्लीशे क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी जवाब तो देना पड़ेगा ही, क्योंकि मैंने संभवतः अपनी यात्रा बहुत कम उम्र में शुरू की, तो मुझे शायद अस्वाभाविक भी लगे, लेकिन फैक्ट यही है। कई ऐसे रंगकर्मी जिनको मैं जानता हूँ जो घर में वेल टू डू फैमिली से नहीं थे और घर की डांट प्रताड़ना सुनने के बाद भी उन्होंने जीवन का अच्छा खासा टाइम रंगमंच को दिया, लेकिन रंगमंच से उनकी कुछ अपेक्षा नहीं थी। उन्होंने कभी कुछ रिटर्न के लिए नहीं किया। एक दो नाम बहुत अच्छे आते हैं, संतोष आचार्य, रविंद्र अवस्थी, ये हम सारे लोग साइकिल से यहाँ से गांधी मैदान कालिदास रंगालय जाते थे उस रात में। उस समय इतना एकदम सुनसान हुआ करता था और लगातार हम लोग सालों रोज शाम को थिएटर जाने लगे, करके लौटने लगे। मेरे घर में तो माहौल वैसा था, तो इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उन लोगों के का जो बैकग्राउंड वैसा था ना, कोई सरकारी नौकरी से जिनके माता पिता है और ये, और तब वो इतना टाइम डिवोट करते थे और बिल्कुल बिना किसी उम्मीद के वो करते हैं। यही एक मुख्य फर्क है। आज एक बच्चा जो शायद जिसे अभी साल भर भी नाटक में नहीं हुए होंगे, वो भी एक उम्मीद लेकर, उम्मीद क्या, एक ऐसी उम्मीद कम समय में लेकर आता है रिहर्सल करने, थोड़ी तकलीफ होती है। तब तो लगता है कि अपने आप को बिना जलाए गंवाए आप कुछ उम्मीद करते हैं, तो अगर उम्मीद ना करेंगे तो शायद ज़्यादा चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएंगी। ये एक बेसिक, वो उम्मीद पैसे के टर्म में हो, फिल्म में जाने के लिए एक पायदान के टर्म में हो, लेकिन वो सब कुछ इतना शॉर्टकट चाहते हैं, इतने कम समय में चाहते हैं। ऐसे ही आपको बता दूं कि पहले नाटकों का रिहर्सल 3 महीने तो कम से कम हुआ ही करता था। अब जब नाटक 12 दिन में और 15 दिन में भी होने लगे हैं, उसमें भी अगर हम जस्टिस न कर पाए, अपना पूरा समय, अपना पूरा डिवोशन न दिखा पाए या अपने उससे न काम कर पाए, तो ये बड़ा नाजायज़ है। और मुझे ये लगता है कि रंगमंच को आपने पूरा जीवन, आप दिन रात सिर्फ रंगमंच कर रहे हैं, तो दिन के कितने घंटे आप रंगमंच को दे रहे हैं और रंगमंच से आप क्या उम्मीद करते हैं? अगर रंगमंच से, मैं आर्किटेक्ट हूँ, मैंने 5 साल पढ़ाई पढ़ी है उसकी, मैंने 20 साल काम किया है उसमें, और तब मेरे घर का खर्च उस कमाई से चलता है। तो हम ये देखें कि हमने रंगमंच को क्या दिया, कितना दिया, कि रंगमंच मुझे देखे और इस हद तक देखे कि मेरे पूरे परिवार का गुजारा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। प्रोफेशनल थिएटर बिल्कुल होना चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूँ, लेकिन उतना समय, उतना धैर्य, उतनी पढ़ाई, उतनी तैयारी हमारे पास होनी चाहिए, जो आज थोड़ा कम दिखती है। थोड़ा पेशेंस रखें और बिल्कुल पेशा बनाएं रंगमंच को, लेकिन उस स्तर पर पहुंचने के लिए आपका जो फर्ज बनता है, आपको जो समय देना है, आपको जो मेहनत करनी है, उसके लिए आप
तैयार रहें। और मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी कमी है और वो हो जाएगी। मेरा पूरा विश्वास है आने वाली पीढ़ी बहुत अच्छा कर रही है। नाटक अब दुगने तिगने क्वांटिटीज़ में हो रहे हैं, क्वालिटी भी और अच्छी होगी ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो हम भी हिम्मत हारे नहीं, ईमानदारी से अपना काम करें, सीखें, पढ़ें और इस काबिल अपने आप को बनाएं कि रंगमंच आपकी देखभाल